हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसका हम लोग हेडिंग दे सकते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। मैटर एंड लाइट। सर इसका मीनिंग क्या? देखिए, डुअल का मतलब होता है डबल डबल रोल, है ना। मैटर एंड लाइट का डबल रोल हो सकता है। कैसे होगा धीरे धीरे हम लोग साबित करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी देने का क्रेडिट जाता है इन भाई साहब को, जिनका नाम होता है मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया या ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन उसे मिला जिसके हिसाब से उसने वेव थ्योरी को डिज़ाइन किया? ही ऑब्जर्व दैट, मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट मतलब याद करिए, कभी आप लोगों ने ऐसी इलेक्ट्रिक की लाइन देखी होगी जहाँ पर बड़े बड़े केबल्स होते हैं, बराबर है, तो वो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइन। हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। मीन्स मान लीजिए कि ये है हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें से क्या हो रहे हैं? वेव्स निकल रहे हैं। उसमें से क्या हो रहे हैं? वेव्स निकल रहे हैं। यहाँ से जो वेव्स निकलती है, इन वेव्स को उन्होंने नाम दे के रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम दिया उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या फिर इन्हें हम एक और नाम दे सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर वेव्स इन्होंने नाम दिया, इसके पीछे भी रीज़न है। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी छुपी हुई है। इलेक्ट्रो यहाँ से हमें रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड मैग्नेटिक से तो आपको पता चल ही गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स यहाँ से जो वेव्स निकलने वाली है ये एसी का करंट होगा, ठीक है, एसी सोर्स है, यहाँ से एसी करंट जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी का, इसमें से रेडिएशन हो रहा है, वेव्स निकल रही है, एंड उन वेव को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड यही फिनोमिना के कारण उन्होंने अपने थ्योरी को रखा, जिनकी थ्योरी का नाम होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जरा इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया कि लाइट ट्रांसमिट्स in the form of electromagnetic waves। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो हमें क्या पोस्टुलेट दिया? लाइट ट्रांसमिट्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ही हमेशा क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। ये इनका पहला पोस्टुलेट है। अब पहला पोस्टुलेट हम लोगों ने समझा। सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में ध्यान दीजिए, क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पता है हमें पहले से, लेकिन उसकी कंडीशन क्या आगे देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में रहेंगे, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इसका मतलब क्या? मीन सपोज करिए कि यहाँ से एक वेव इस मैनर में प्रोपेगेट होगी, इस मैनर में कोई ना कोई एक वेव क्या होगी? प्रोपेगेट होगी। अब वेव जब प्रोपेगेट होती है तो वो ऐसे प्रोपेगेट होगी, बराबर है, इस तरीके से इसका प्रोपेगेशन आएगा। ये हो गया वेव का प्रोपेगेशन, राइट। नाउ अगर हम लोग आगे सोचते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल सकती हैं, जरा उसके तरफ ध्यान देंगे। ये है पॉइंट ऑफ देयर प्रोपेगेशन एंड दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन।
इसे हम लोग कह सकते हैं पाथ ऑफ प्रोपेगेशन। नाउ हमने कहा है कि ये जो वेव्स है इट इज एसोसिएटेड विद द बोथ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे, यहाँ पर 3 एंगल दिख रहे हैं, ये 90 के होंगे। तो यहाँ एक चीज़ ऐसी है जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट एंगल विथ ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो ट्रांसमिट करेगी। आगे हम लोग वेव्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चले तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन it is equal to the velocity of light, right। देखिए इसका कहना क्या है, थर्ड पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे उन सब की वेलोसिटी इक्वल है एंड इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लीजिए, उसका जो ट्रेवल करने का वेलोसिटी रहेगा वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। एंड फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस do not require medium for propagation। देखिए ये भी पॉइंट मजेदार है, क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अगर एग्जांपल देखते हैं तो एक्स रेज आप लोग कह सकते हैं, देन इवन गैमा रेज की अगर आप लोग बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। देन अगेन यूवी रेज मतलब यूवी लाइट, विजिबल रेज और विजिबल लाइट, राइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस, इवन कॉस्मिक रेज। तो ये सारे के सारे जो रेज होते हैं ये सब मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड ये सारे के सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जाम्पल्स हो गए। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्लियर हो गई। हमें पहले क्या कहा कि लाइट जो होगा इट विल ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ द वेव, हाँ जा रहा है। फिर हमें कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इट इज एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज टू फील्ड्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। फिर तीसरे पोस्टुलेट में क्या बताया कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल देखें तो एक्स रेज, गैमा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। अब मैंने हेडिंग दी है वेव मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें एक चीज़ पता चला है कि लाइट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। हाँ, तो फिर वेव का मीनिंग क्या होता है एंड वेव मोशन का मीनिंग क्या होता है? तो वेव इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। वेव का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस। एंड वेव मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, एंड वेव मोशन इज द path of propagation of this periodic disturbance, मतलब वेव periodic disturbance carrying energy।
कैरिंग एनर्जी। देखिए क्या लिखा है मैंने, वेव एंड वेव मोशन। वेव का मतलब क्या, इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द स्पेस एंड वेव मोशन इज द पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ दिस पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी। मतलब सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करते हैं क्या उनमें कोई एनर्जी होगी? हाँ। ना वेव की अगर बात करें तो देखो, सपोज यहाँ से वेव स्टार्ट होती है तो वेव कुछ इस तरीके से जाएगी कुछ इस तरीके से। सोचिए अब आप लोग, ये जो हो गया ये हो गया पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन, दिस इज पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन। एंड इस वेव को ऑब्जर्व करिए तो ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से क्या हो रहा है, वेव स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ने। जरा सोचिए, यहाँ से जहाँ से वेव स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे ये एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है, फिर नीचे आता है, पाथ ऑफ प्रोपेगेशन जो है उसे इंटरसेक्ट करके नीचे आता है, एक मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, एंड देन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस वेव्स की मिल सकती है, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम होता है वेवलेंथ। इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। नाउ वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust और troughs is called as wavelength। सर ये टर्म तो हमें पता ही नहीं अभी तक, क्रस्ट क्या है एंड ट्रप्स क्या है, तो पता चलेगा। देखिए वेवलेंथ का मीनिंग क्या लिखा मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रप इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर यहाँ पे क्रस्ट कहाँ पर है एंड ट्रप कहाँ पर है। देखिए अगर हम इस वेव को देखें तो यहाँ पर कुछ हाइट है एंड यहाँ पर क्या है, कुछ डेप्थ है। तो ये जो हाइट होती है इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, मतलब अपवर्ड पोर्शन, एंड ये जो डेप्थ है इसे आप लोग कहते हो ट्रप। अब वेवलेंथ का मीनिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, मतलब ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। या फिर यही डिस्टेंस इनके बीच में, दो ट्रप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। नाउ वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, तो वेवलेंथ अगर डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट अगर देखें तो एसआई यूनिट क्या होगा, सर डिस्टेंस का यूनिट होगा वही इसी का है, हाँ, तो वो है मीटर, राइट, ये है मीटर। बट हम लोग इसे कई सारे छोटे यूनिट्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं, नैनोमीटर में काउंट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा पिकोमीटर में काउंट कर सकते हैं, इसके अलावा एफएम फर्मी में हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं। एंड इन सब के बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशन मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए अगर 1 एंगस्ट्रॉम की हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग कह सकते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर। नाउ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर भी होता है, राइट, एंड इट इज़ नथिंग बट द इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप लोगों के पास एक रिलेशन हो सकता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये जो छोटे यूनिट्स होते हैं पिकोमीटर एंड फर्मी, 1 पिकोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, एंड 1 फर्मी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो वेवलेंथ क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, जिसे हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है वेव की फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू, जिसका सिंबल होता है ये, जिसे आप लोग स्मॉल v के समान लिखते हो, इट इज न्यू, एंड न्यू ये है। नो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, जरा सोचो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट
through a reference point in 1 second is called as frequency। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी कहने वाले हैं। इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब सर ये कैसे एक्सप्लेन होगा, देखिए यहाँ से वेव जा रही है ना, अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होती है तो क्या ये रॉन्ग है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वेव मतलब क्या, एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ दोनों को मिला दो तो एक वेव कंप्लीट होती है। अगर हम लोग यहाँ से वेव्स निकल रही है, हमें पता है कि दिस इज द सोर्स ऑफ वेव, तो यहाँ पर एक वेव कंप्लीट होती है। नाउ हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में यहाँ से कितने वेव्स जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी कहने वाले हैं, ऐसा हम लोगों ने लिखा है। नाउ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हम लोग देते हैं, जैसे ऐसा यूनिट की अगर बात करें फ्रीक्वेंसी का तो हम लोग देते हैं हर्ट्ज, और हम लोग साइकिल पर सेकेंड भी देते हैं इसे, साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड को आजकल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। सर साइकिल पर सेकेंड क्यों? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल ही तो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल ही तो है, इसलिए इसे साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं। एंड आजकल हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब होता है 1000, मीन्स 10 to the power 3 हर्ट्ज, ये यूज करते हैं। या फिर किलो हर्ट्ज के अलावा मेगा हर्ट्ज का इस्तेमाल होता है, दैट इज मेगा हर्ट्ज। और मेगा हर्ट्ज का मीनिंग होता है 10 to the power 6 हर्ट्ज। हर्ट्ज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं Hz। सो देयरफॉर ये होता है फ्रीक्वेंसी। कैसे डिफाइन किया, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रेफरेंस पॉइंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में कितने वेव्स यहाँ से जा सकते हैं उसे आप लोग क्या कहते हो, उसका फ्रीक्वेंसी कहते हो। क्लियर है? तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द वेव मतलब क्या हो सकता है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। देखिए क्या होता है वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ऑब्वियसली वेलोसिटी आप लोग ऐसे ही काउंट करते हैं, स्पीड कितना डिस्टेंस काउंट होता है पर सेकेंड, तो वेव के लिए भी वही होता है। नाउ वेव की अगर बात, वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी को आपने रिप्रेजेंट कैसे कैरी आउट किया, बाय c, एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देखिए वेलोसिटी क्या होती है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नाउ एक चीज यहाँ पर फिर से रिमाइंड करके रखिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is always equal to the velocity of light। and velocity of light क्या देते हैं आप लोग, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड देते हैं, बराबर है। सो देयरफॉर ये पॉइंट हमें कई बार याद रखना पड़ेगा, कई बार इसे रिमाइंड करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in 1 second, और it is nothing but the product of the frequency and the wavelength। देन चौथी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। नाउ वेव नंबर की अगर बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ न्यू बार, ये ऐसा होना चाहिए, दिस इज न्यू बार। नाउ वेव नंबर का मीनिंग क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेव्स accommodate in 1 सेंटीमीटर पाथ। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक वेव है, ये जा रही है वेव, राइट, ये हो गया इसका पाथ ऑफ द प्रोपेगेशन, एंड मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। जस्ट अजूम है तो नहीं, जस्ट अजूम कि यह है 1 सेंटीमीटर।
तो इस डिस्टेंस में कितने वेव्स आते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी वेव कंप्लीट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आधी वेव कंप्लीट हो गई है ना। तो इसका वेव नंबर कितना आ रहा है 2.5, राइट। इसका वेव नंबर क्या आ रहा है 2.5। एंड वेव नंबर की अगर बात करें तो वेव नंबर न्यू बार इज रिप्रेजेंटेड इज एज रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्बडा, रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्बडा। एंड देयरफॉर यूनिट की अगर बात करें तो लैम्बडा का रेसिप्रोकल यूनिट, लैम्बडा का यूनिट क्या दिया था हमने सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यू बार का, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, राइट। सो वेव नंबर क्लियर। वेव नंबर का मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ द वेव्स दैट अकोमोडेट इन 1 सेंटीमीटर पाथ ऑफ द वेव। ये वेव है पूरी, इसमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितने वेव्स अकोमोडेट हो सकते हैं, इसे आप लोग कहने वाले हो वेव नंबर। एक छोटी सी टर्म और समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए ये कोई भी एक वेव है, जा रही है, जिधर जाना होगा चली जाएगी, हमें क्या करना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट और हाइट ऑफ द क्रस्ट, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे, राइट, इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखो ये या फिर ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड। अब दिखते समय, मैंने बनाते समय ये कुछ अलग अलग बना दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये दोनों कैसे रहेंगे, बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज हाइट ऑफ द क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड के कारण हमें पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, उतनी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। अब मैंने हेडिंग दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग है, एंड अलग अलग अगर है तो इनका वेवलेंथ अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इनकी वेव नंबर अलग है। सिर्फ सेम क्या होगा, उनकी वेलोसिटी। सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेम होती है, और वो क्या है, वेलोसिटी। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करें अलग हो सकता है, वेवलेंथ को चेक करें अलग हो सकता है, वेव नंबर को चेक करें तो अलग हो सकता है, इवन उन सबका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन इन सब को अगर आपने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन किया था कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये देखिए अलग अलग रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप लोग जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि लैम्बडा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए इसे हम लोगों ने ऐसे डिफाइन कराया था, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। और हम लोग इसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, एंड इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग देखें तो जैसे ही हम लोग कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव ट्रैवल करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट के फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट होता है विजिबल रेडिएशन और विजिबल लाइट। देखिए ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये विजिबल लाइट का है जो हम लोग अपने सराउंडिंग में डेली ऑब्जर्व करते हैं। एंड विजिबल लाइट, इसे जब हम लोग प्रिज्म के अंदर से पास कराते हैं तो ये स्प्लिट होके हमें अलग अलग 7 कलर की वेवलेंथ देता है, जिन्हें हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, विबग्योर। देखिए विबग्योर,
यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनरली 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं विजिबल रीजन, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल रेंज। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि ये हमारे बहुत काम में आने वाला है। देखिए वॉयलेट से लेके रेड, इसे हम लोग ब्लू रीजन भी कहते हैं, इसे हम लोग रेड रीजन भी कहते हैं, क्योंकि रेड रीजन किसके पास है, इंफ्रारेड रेडिएशन के पास है, एंड वायलेट रीजन किसके पास होता है, यूवी के पास होता है, यूवी रेस के पास होता है। सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ द विजिबल लाइट इनटू 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स, और ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होके कहाँ पर खत्म होता है, 750 तक होता है। जनरली 800 तक हमने दिखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 750 पे हम लोग इसे एंड अप कर देते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग समझते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ से मिलने वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर आप लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया एक एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने किस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन किया हम लोग समझते हैं। सपोज दिस इज एनी बॉडी, कोई एक मटेरियल है, एंड इसे अगर आप लोग हीट करते हो, एनर्जी देते हो, आइदर बाय हीटिंग और आइदर बाय इरेडिएटिंग रेस पास करके, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगी तो हम लोग कहेंगे उसे एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद मीन्स ये हीटेड होने के बाद ये हॉट बॉडी हो गई, तो ये हॉट बॉडी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। हाँ, लेकिन कैसे कूल हो जाएगी, बाय लूजिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एनर्जी ना। तो ही ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से जो हॉट बॉडी है इट इमिट्स रेडिएशन और इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट कर रहा है, बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि ये जो हॉट बॉडी का मॉलिक्यूल है ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता, बल्कि वो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करता है। एंड यही रीज़न है कि फिर उन्होंने एक नई थ्योरी को डिज़ाइन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। अब इसके पोस्टुलेट्स को अगर हम लोग देखें तो इसके पोस्टुलेट्स हमें क्या कहते हैं, द रेडिएंट एनर्जी। सबसे पहला पोस्टुलेट समझते हैं, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और पैकेट्स कॉल्ड एज क्वांटा और फोटॉन्स। देखिए इन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश की कि जो रेडिएंट एनर्जी है, मतलब कोई भी बॉडी एनर्जी लूज करे या फिर एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, तो वो कैसे एब्सॉर्ब करेगा, डिसकंटिन्यूअसली। रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर ये वर्ड जरूरी है, डिसकंटिन्यूअसली, केवल कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और पैकेट्स, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटा या फिर क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ईच क्वांटम इज अ सिंगल वर्ड, क्वांटम और फोटॉन is associated with certain amount of energy depends upon the frequency of radiation, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। देखिए हम लोगों ने कहा है कि एनर्जी जो इमिट होगी वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जाएगी, जिसे हम लोग क्वांटम कहेंगे। ठीक है, तो क्वांटम के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हाँ है, एंड वो जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट इमिटेड और द एब्जॉर्ब।
एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H की अगर हम लोग बात करें तो H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। एंड यह है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। एंड न्यू की अगर बात करें तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन। राइट नाउ अब आप लोग सोचिए, हम लोग इस इक्वेशन को मॉडिफाई करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू दिया, ये एच सी अपॉन लैम्बडा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। वाई? बिकॉज सी को थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डिफाइन किया था कुछ ऐसे। नाउ एक चीज की तरफ और ध्यान दो, 1 अपॉन लैम्बडा का मतलब क्या होता है? न्यू बार होता है। सो देयर फोर एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा हो गया, तो एच सी इंटू न्यू बार, ये भी तो इक्वेशन हो सकता है। तो इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरा पोस्टुलेट क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड वाले पोस्टुलेट की तरफ। हमें पता है कि कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट करने वाली है या फिर एब्जॉर्ब करने वाली है। हम लोग ऐसे बना सकते हैं, द बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली इन an integral multiple of quantums या फिर क्वांटस कह दीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी को इमिट करने वाली है या फिर एब्जॉर्ब कराने वाली है, तो इट इज इंटीग्रल नंबर, मीन्स होल नंबर। एक फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, तो एक की एनर्जी, दूसरे की एनर्जी, तीसरे की एनर्जी, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो जिसे हम लोग कहेंगे n इंटू एच न्यू, वेयर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, कुछ ऐसे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स होते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के। अब चलते हैं इन न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए क्या कहता है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, द विविध भारती स्टेशन, नाम सुना होगा, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग? मतलब क्या? पहले तो आपको जो एनर्जी लाइट इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करके देना है, एंड फिर फाइंड आउट करके देना है कि वो किस रीजन को बिलोंग करता है। आपके पास गिवन में देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस में है? दैट इज 1368 किलो हर्ट्ज। इसे अगर हम लोग हर्ट्ज में लाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 हर्ट्ज। नाउ हर्ट्ज का मीनिंग क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होता है आपको, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो ये दोनों यूनिट्स कैसे आनी चाहिए? कॉमन आने चाहिए। नाउ लैम्बडा अगर कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने C इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? न्यू इंटू लैम्बडा। सो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? तो C अपॉन न्यू। तो C की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया? 1368 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया। जो भी लैम्बडा आएगा उसका यूनिट देखिए, ये क्या हो गया? मीटर आएगा पहले, राइट? ये पहले मीटर आएगा एंड फिर उसे आप लोगों को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग निकालते हैं तो ये आता है 219.3 मीटर, राइट? लैम्बडा क्या आ गया? 219.3 आता है।
कि ये किस रीजन में आता है ये तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये मीटर है, नैनोमीटर में जाओगे तो 219.3 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और उसके रेंज भी है, आप लोग फाइंड आउट करके देंगे कि ये किस रीजन में चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का कहना क्या देखिए, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू द रेड 750 नैनोमीटर, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को इनकी वेवलेंस को किस में रिप्रेजेंट करा के देना है, फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंट करा के देना है, जिसका यूनिट क्या रखना है, आपको हर्ट्ज रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर वॉयलेट लाइट। अब वॉयलेट लाइट के लिए आपके पास क्या है, तो लैम्डा दैट इज 400 नैनोमीटर, दैट इज नथिंग बट द 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। ठीक है, आपको फाइंड आउट करके देना है फ्रीक्वेंसी। आपके पास सी होता है, क्या होता है सी, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करानी है तो आपके पास इक्वेशन क्या है, सी इज इक्वल टू इंटू लैम्डा, सो देयरफॉर ये हो गया सी अपॉन लैम्डा, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। देखिए मीटर डिवाइडेड बाय मीटर ये कैंसिल हो जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स का मतलब होता है हर्ट्ज। तो इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखें तो इसका जो आंसर आपको मिलता है ये मिलता है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट। और यू कैन से सेकेंड इनवर्स, ये हो गई वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद फॉर रेड का भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देना है। तो फॉर रेड लाइट अब आपके पास क्या गिवन है, जरा सोचिए, उसका लैम्डा कितना है, 750 नैनोमीटर है, मतलब क्या हो गया 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो गया। सी आपके पास है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, सी बाय लैम्डा, सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है इसका 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगेन मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को आंसर मिलेगा दैट इज 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, राइट। ये आप लोग चेक करते रहेंगे, जरूरी नहीं कि मैंने दिया तो सही होगा ही होगा। देन अब 13 वाले को देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी किसकी, एलो रेडिएशन की, जिसका वेवलेंथ कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम। आप लोगों को पहले कैलकुलेट करके दिखाना है वेव नंबर। ना वेव नंबर की अगर हम लोग बात करें तो वेव नंबर मीन्स व्हाट, न्यू बार, ये फाइंड आउट करके दिखाना है। आपके पास क्या वैल्यू है, लैम्डा दैट इज 5800 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट है। अगर इन दोनों के बीच में आप लोग रिलेशन देखें तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, शायद ऐसा कुछ रिलेशन आप लोगों ने पढ़ के रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 5800 एंगस्ट्रॉम में अगर आप लोग देखें तो इसका रेसिप्रोकल करके देखिए कितना आता है। लैम्डा एंगस्ट्रॉम है, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट के 1.724 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स, राइट। यहाँ पे अगर मीटर लेते हैं तो मतलब ये मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को चेक करना है। ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम टू मीटर देना पड़ेगा, फिर आप लोग सेंटीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1.724 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट क्या कहता है, आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करानी है। फ्रीक्वेंसी नाउ फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, ये कैलकुलेट करानी है। तो इसके लिए आपके पास सी होना चाहिए, ये होगा
दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्बडा की बात करें तो ये कितना है 5800 एंगस्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को इसे किस में लेकर आना पड़ेगा, मीटर में लेकर आना पड़ेगा, राइट। आप कन्वर्जन करिए, आपके लिए ये काम छोड़ता हूँ। नाउ न्यू इज इक्वल टू, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को इक्वेशन क्या मिलता है, तो c/λ मिलता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5800, ये एंगस्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको मीटर यूज़ कराना है, ठीक है। इसे मीटर में कन्वर्ट कराइए और फिर इसे सॉल्व करिए, तब जाके आप लोगों को इसकी क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आप लोग चेक करेंगे, इसका आंसर होता है 5.172 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। आप लोग इतना काम करेंगे, मैंने ये काम आप लोगों के लिए छोड़ के रखा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करिए। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी। आपके पास न्यू है, कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच के रिलेशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर अब एनर्जी कैलकुलेट करना है तो क्या होता है h इंटू न्यू। तो h आपके पास आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। देखिए ये कैंसिल हो गया, एनर्जी का यूनिट बच गया, दैट इज जूल। और ये तो मल्टीप्लाइड बाय 1 है सर, हाँ 6.626। देखिए ये कितना बचेगा 10 टू द पावर -19 बच रहा है। तो एनर्जी आ गई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 टू द पावर -14 हर्ट्ज। 1 मोल फोटॉन के लिए निकालना है, ठीक है। 1 मोल फोटॉन के लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन पहले देखिए आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, मतलब सेकेंड इनवर्स, कंफ्यूज नहीं होना। एंड आपके पास h तो होता ही है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले एनर्जी फाइंड आउट करेंगे फॉर 1 फोटॉन एंड देन फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। तो E इज इक्वल टू क्या, तो h न्यू दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू न्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स के साथ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर कैलकुलेट करिए, यूनिट आएगा जूल। ये होता है 3.313 इंटू 10 टू द पावर -14 आता है कैलकुलेट करने के बाद, सॉरी -19 आ गया। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। नाउ एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन, 1 मोल फोटॉन की एनर्जी देनी है। तो 1 मोल मतलब क्या सर, इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, सो इट विल बी द 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज फोटॉन्स पर मोल हो जाएगा, बराबर है। 1 फोटॉन की एनर्जी इतनी आ गई। तो इसका आंसर कैलकुलेट करके देखेंगे। अब अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये 199.51 ये आता है किलो जूल पर मोल में। मैंने किलो जूल में निकाला, जूल में निकालना है तो क्या हो जाएगा 199.51 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल हो जाएगा। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होता है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 16 का कहना क्या है, देखिए तो 100 वाट बल्ब
इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब रेडिएशन, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर का, मीन सिंगल वेवलेंथ। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons emitted per second by the bulb. यहाँ पर आपके पास लैम्बडा की वैल्यू दी है, दैट इज 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। आपके पास पावर ऑफ बल्ब है, पावर ऑफ बल्ब ये कितना है 100 वाट। नाउ 100 वाट मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड, राइट। आपके पास C ये पता है आपको, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पहले एंड देन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। क्योंकि एनर्जी मतलब क्या, तो एक फोटोन की एनर्जी तो क्या होती है, इट इज hc अपॉन लैम्बडा। ये भी रिलेशन आप लोगों ने पढ़ के रखा है। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, h की वैल्यू। c क्या है आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना है, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड इनवर्स टू सेकेंड कैंसिल हो गया। अब एनर्जी अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा, दैट इज 4.969 इंटू 10 टू द पावर -19 और यूनिट क्या रहेगा, जूल। तो ये हो गई एनर्जी कितनी, एक फोटोन की। तो अब आप लोग जरा नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करते हैं, तो बल्ब से कितने फोटॉन्स निकलेंगे जरा सोचते हैं। तो ये हो जाएगा पावर ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो आपके पास पावर ऑफ बल्ब कितना है, तो इट इज 100 जूल पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी आ गई, एक फोटोन की 4.969 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो जूल बाय जूल कैंसिल हो गया एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20 पर सेकेंड। इस तरीके से यह न्यूमेरिकल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का कहना क्या है, ये देखिए। आपको कहता है 100 watt bulb is emitting monochromatic light having wavelength of 6000 angstrom. Calculate the energy of the photon. ये आप लोगों को कैलकुलेट करके देना है। आप लोगों के पास पावर है दैट इज 100 watt। 100 watt का मतलब क्या हो गया, 100 जूल पर सेकेंड। आपके पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपको, एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सर एनर्जी फाइंड आउट करना है तो H की भी ज़रूरत पड़ती है एंड C की भी ज़रूरत पड़ती है। तो H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड एंड C इज व्हाट, तो इट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो मीटर बाय मीटर कैंसिल एंड सेकेंड विथ सेकेंड इनवर्स कैंसिल। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी, किस में, जूल में। करिए तो जरा कैलकुलेट, ये आता है 3.315 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 18 का कहना क्या है, ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, electrons are ejected with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium
and what is the maximum wavelength that will cause a photo electron to be emitted? What is the maximum wavelength that will cause a photo electron to be emitted? दो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के पास। सबसे पहले गिवन की बात करें तो लैम्बडा दिख रहा है, दैट इज 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। फिर आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो है। कितनी है काइनेटिक एनर्जी? तो इट इज़ 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। फिर आपको कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो H होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। एंड C की बात करें तो इट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नाउ E इज इक्वल टू क्या होता है? hc बाय लैम्डा। तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा 626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो मीटर बाय मीटर कैंसल, सेकेंड इनवर्स विथ सेकेंड कैंसल। ये कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पर सिंपल रिलेशन है, ये कैंसिल होता है तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गई एनर्जी, निकल गई। अब आगे कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है कि काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज फोटॉन्स पर मोल हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया जूल पर मोल। इसका मीनिंग समझो, ये जो एनर्जी आपने कैलकुलेट करी थी ये किसके लिए थी? एक फोटॉन के लिए। और ये किसके लिए है? 1 मोल फोटॉन के लिए है। अब 1 मोल फोटॉन हमें ये कहता है कि सोडियम के ऊपर जब लाइट गिरेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा? देखिए ये सोडियम का सरफेस ले लीजिए, इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, ठीक है, तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो अब आप लोग सोचिए कितने एनर्जी का डिफरेंस लगा होगा। आपके पास टोटल एनर्जी कितनी? 1 मोल की 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 है, माइनस 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 नहीं होगा क्या? इतनी एनर्जी जाने वाले इलेक्ट्रॉन की है, तो हमें वो नहीं चाहिए। एनर्जी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी है? ये जाने वाला है, इस एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल एनर्जी। तो इसका आंसर अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये हो जाएगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। देखिए आप लोगों के पास ये जो एनर्जी आई, ये एनर्जी कितने मोल के लिए आ गई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आपको क्या पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। सो देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी फिर? तो 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय
23 इंटू 10 टू द पावर 23। क्यों? क्योंकि 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो ये आता है 3.84 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। देखिए, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एनर्जी है। फिर उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज, मतलब ये सब जो नाटक हुआ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये को किस वेवलेंथ पे हुआ, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। हमें द वेवलेंथ एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट्स करने के लिए कितनी वेवलेंथ लगी, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। नाउ H की वैल्यू है आपके पास कितनी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी है पर इलेक्ट्रॉन, तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये देखिए जूल कैंसिल हो गया सेकेंड इनवर्स के साथ, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, एनर्जी ये किस में आ गई, ये हो जाएगी मीटर में आएगी, एंड मीटर से फिर हमें किस में लेकर जाना पड़ेगा इसे, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में जब कैलकुलेट करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व्ड, इसका आंसर अगर आप लोग निकाल के देखते हैं तो ये आता है 517 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर में हो गया, राइट। एंड मीटर में हो गया, नैनोमीटर में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, फिर ये 1517 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये किस रीजन में हो गया, विजिबल रीजन की हो गई ये वेवलेंथ है, विजिबल रीजन को ये वेवलेंथ बिलोंग करेगा। नंबर 19 को देखिए क्या कहता है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। अब आप लोग जरा सोचिए, आपके पास n1 एंड n2 है और हाइड्रोजन है, तो z इक्वल टू 1 है, n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, एंड n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। क्या निकाल के देना है, लैम्डा एज वेल एज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट फाइंड आउट करके देना है। तो अब हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 स्क्वेयर हो गया इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वेयर। इसे सॉल्व करते हुए आइए, तो दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25 दैट इज r इंटू ये 25 माइनस 1 21 डिवाइडेड बाय 100, 21 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 21 बाय 100, सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर ये 1 अपॉन r इंटू 100/21 हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन r की बात करें तो ये 911 होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 4338 एंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 433.8 नैनोमीटर। ये अब हो गया नैनोमीटर में। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है ना, दैट इज न्यू इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन लैम्डा। तो c क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा अभी आपने कैलकुलेट करके देखा है, तो 443.8 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट करिए तो इसका अगर आंसर देखते हैं तो ये आता है 691 इंटू 10 टू द पावर 12। इस सेकेंड इनवर्स को हम लोग एक और क्या दे सकते हैं, यूनिट हर्ट्ज दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस करा के देने हैं।